है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, हर एक की अपने अपने फन में महारत है। मैं चाहता था कि सब लोग दो दो शब्द बोलें, लेकिन मैं दिनेश लाल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द शुरुआत में कहें, और आप लोग चाहें तो आप लोग सामने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। दिनेश जी, आप दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि इतने अनुभवी लोग मंच पे थे और सर ने उसी लड़के को बुला लिया जिसको कोई अनुभव ही नहीं है बोलने के लिए। तो बस इतना कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में बैठ के, और मैं अपने उस मित्र का आज प्ले देखने वाला हूं, नाटक देखने वाला हूं, जिनके साथ काम करके फिल्मों में मैंने अभिनय सीखा है। क्योंकि मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे कहीं से अभिनय की ट्रेनिंग मिली नहीं थी। मैं गायक था और मुझे मौका मिला फिल्मों में काम करने का। हाँ, ये मेरा सौभाग्य जरूर था कि पहला ही मौका मुझे मनोज सिंह टाइगर जी के साथ मिल गया और इन्होंने मुझे अभिनेता बना दिया। और मैं ये कोशिश करता हूं कि बार बार हर बार इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले। और मेरे जितने भाई बंधु, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई आज आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, जो मुझसे पूछते रहते हैं कि फिल्मों में हमें भी काम करना है, हम क्या करें। तो मैंने भी उनको वही रास्ता बताया जो रास्ता मुझे मिला था। मैंने यही कहा कि पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप किसी रंगमंच से जुड़ जाइए और अभिनय की बारीकियों को सीख लीजिए। अगर आप सीख लेंगे तो ना आपका समय वेस्ट होगा, ना डायरेक्टर का वेस्ट होगा, ना प्रोड्यूसर का वेस्ट होगा। और आप जब अभिनय करने के लिए सिनेमा में जाएंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं भी इसीलिए आया हूँ कि आज मनोज सिंह टाइगर जी जो मांस का रुदन प्ले करने वाले हैं और वो अकेले ही परफॉर्म करेंगे इसको, तो आप लोग भी ये जान पाएंगे कि कोई भी अभिनेता अगर लोगों के दिलों पे राज करता है तो वो क्यों करता है। उसके अंदर कुछ तो होगा जिसके वजह से वो लोगों के दिलों पे राज करता है। आज आप देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। और जो दिनेश जी ने शुरुआत में कहा कि मुझको क्यों बुला लिया, दरअसल ये तो उनकी विनम्रता थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार भी किया कि सबसे कम अनुभवी। दरअसल होता क्या है कि मैं ये देख रहा था कि मंच पर सारे लोग अपने अपने फन के गुरु थे, लेकिन एकलव्य को शायद इस देश में कभी नहीं बुलाया जा सकेगा। तो मैंने वो एकलव्य परंपरा का निर्वाह कराया था कि जो एकलव्य सबसे सीख रहा था, भले ही उसका नाम कहीं नहीं आता है, लेकिन एकलव्य कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मैंने उस परंपरा का निर्वाह किया था। तो दुनिया में जब भी नाटक की शुरुआत हुई, कई बार पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा भी कह रहा हूँ कि पहला नाटक इसके हर बड़े अभिनेता के साथ तो नाम जुड़ जाता है, जिसके साथ कहा जाता है थेस्पियन। ये तो थेस्पियन है। दरअसल थेस्पियन एक अभिनेता थे यूनान में जिनका नाम था थेस्पिस। तो थेस्पिस अकेले पूरा सब अभिनय करते थे, सारा। आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है। अकेले सारा, हर किरदार, हर पात्र, पूरी कथा कहते थे। और वही परंपरा धीरे धीरे उसमें लोग टूटते गए, लोगों को जोड़ते गए, तब बकायदा अभिनय की शुरुआत। तो एक तरह से उसी परंपरा में आज ये शाम है जो एकल अभिनय है मनोज टाइगर जी का मांस के रुदन के माध्यम से, उसका आनंद लीजिएगा। और दूसरी बात एक ये है
कि रुदन में एक रुदन का स्वर होता है, उस स्वर को कहीं से टूटे तो इसके लिए एक मोबाइल सेट अपना स्विच ऑफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नाटक का आनंद में, और जोर से तालियां बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मेरा अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल जरूर बंद कर देंगे और कोई फ्लैश नहीं मारेगा। सोलो प्ले अपने आप में दृष्टि होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन टूटता है। प्लीज अभी भी जिनका मोबाइल ऑन हो वो या तो फ्लाइट मोड पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें प्लीज। हो रहो ना ना हो रहे हो तू मेरे संग तू संग संग चल उस देश जहां नहीं कोई नफरत करता नहीं कोई द्वेष। धूप जहां की ममता देती, हवा जहां का प्यार, पानी जहां का हो अमृत जैसा, पिए सभी संसार। प्यार करो हाँ जी प्यार करो है ये परियों का संदेश। चले चलो उस देश हो जी हो बहुत सारी प्रेम कहानियां आपने सुनी होंगी, देखी भी होंगी। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महवाल। यहां भी एक लव स्टोरी है, अलग है। एक ऐसी मोहब्बत जिसे क्या रूप दिया जाए, क्या शब्द दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। जली और डोरा दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत भी इस कदर की एक साथ जीने मरने की ठान ली। एक बार जली बीमार पड़ी तो डोरा पूरी रात उसी के पास बैठा रहा। यकीन मानिए दोनों को अलग करने के सारे प्रयास असफल रहे। अंत में थक हार कर दोनों को वहीं एक साथ छोड़ दिया गया। जली शुद्ध शाकाहारी है, वो मांस के सुगंध को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। और डोरा विशुद्ध मांसाहारी है, वो मांस के बगैर खाने को सूंघता भी नहीं है। बावजूद इसके दोनों का प्राण एक दूसरे में बसता है। दोस्तों, जली एक हिरनी है और डोरा एक कुत्ता है। ना अजीब बात, पर यह हकीकत है दोस्तों। कहानी एक ऐसे जुगल प्रेमी की है जो वाकई में जानवर है।
दोनों की मस्ती, दोनों की धामा चौकड़ी देखने के लायक, भागते रहते थे दोनों। ये डोरा भाग रहा है, जली उसका पीछा कर रही है और ये डोरा चक्कर खा के जमीन पर गिर उठा है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। मोहब्बत देखिए कि जली उसके जख्म को अपनी जीभ से सहला रही है। जली का दुख उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। जली ने डोरा की अच्छी देखभाल की। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था, पांव जमीन पर रखने लगा था और देखते ही देखते वो डोरा दौड़ता हुआ भागा जा रहा था। हो रहा देखते ही देखते दोनों प्रेमी पवन के संग खेलियां खेलने लगे। ऋतु बदली, मौसम ने अंगड़ाई ली, पेड़ों में नए हरे पत्ते आने लगे और ये दोनों प्रेमी पवन के लहरों से मुक्त, दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बाहों में ऐसे झूम रहे थे मानो वे दोनों उस रहस्यमय प्रदेश की ओर दौड़ जाएंगे जिधर से वसंत की बहार आ रही थी। ठाकुर विक्रम बहादुर राय साहब डूंगरपुर रियासत के बड़े राजाओं में से एक थे। उनके नाम का कोई सानी नहीं था। अच्छे अच्छे उनके सामने नतमस्तक होते थे। बड़े बड़े साहब, मंत्री, मिनिस्टर और अधिकारी उनके यहां मेहमान बनकर खुद को धन्य महसूस करते। ठाकुर साहब भी बड़े बड़े साहबों के बीच सूट जैसा लिबास पहन बिलाती बाबू बन जाते और देसी जनता के बीच धोती कुर्ता जैसा पोशाक पहन विशुद्ध भारतीयता का परिचय देते। ठाकुर साहब को घने और खतरनाक जंगल में कैंप लगाकर शिकार करने का बेहद शौक था। दरअसल जली और डोरा दोनों उनके पालतू जानवर थे। मुझे लगता है जानवर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो उन दोनों को बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। डोरा ग्रेहाउंड नस्ल का कुत्ता था। ठाकुर साहब उसे लंदन से लेकर आए थे और जली को ठाकुर साहब उड़ीसा के जंगल से उस वक्त ले आए थे जब शिकार करते वक्त एक हिरनी उनकी गोली का निशाना बन चुकी थी। दरअसल उस वक्त जली अपना मां का स्तनपान कर रही थी। ठाकुर साहब जब उस शिकार को उठाने गए और वहां उन्होंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां का दूध पी रही है। दया के सागर में उड़े ठाकुर साहब ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। हवेली लेकर आए थे और तब से लेकर आज तक उनके साथ वो बच्ची जैसा जीवन जी रही है। ठाकुर साहब जब कभी कचहरी से लौट कर आते तो घंटों हवेली के सामने वाली लॉन में उन दोनों बच्चों के साथ धमा चौकड़ी करते। यकीन मानिए उस वक्त अगर आप लोग ठाकुर साहब जैसे कड़क और रुआबदार व्यक्तित्व को ऐसा बच्ची जैसा हरकत करता देखते तो आपको विश्वास नहीं होता। हवेली का इकलौता पुराना नौकर माधव, जिसने अपना पूरा जीवन इस हवेली को और ठाकुर साहब को अर्पित कर दिया था। मतलब दूध, शैम्पू, नहाना, खिलाना इत्यादि जब तक प्रॉपर सारी खबर वो ठाकुर साहब को दे नहीं देता, ठाकुर साहब को नींद नहीं आती। आज डोरा और जली की सेवा में माधव मशगूल ही था कि तभी एक जोरदार आवाज पहुंची, माधव, माधव, माधव। जी मालिक, मालिक बोलिए। माधव, बरसों बाद हमारे दोस्त दयाजी सूर्य प्रताप सिंह आ रहे हैं और तुम्हें तो मालूम है मेरी जिंदगी दयाजी सूर्य प्रताप सिंह की उधार है और इस बार वो खास शिकार के लिए आ रहे हैं। बरसों पहले शिकार करते वक्त मेरे राइफल से 2 बेगुनाहों की जान चली गई थी। अगर यही दयाजी साहब हमारे महकमे के एसपी नहीं होते तो हमें फांसी की सजा हो जाती। कैसे बोल सकता हूं मालिक, रानी साहिबा ने महीनों अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला था। जब तक आप मुकदमे से बरी नहीं हो गए तब तक मंदिर की सीढ़ियों पे उन्होंने अपना आवास बना लिया था। अतीत के पन्ने को पलटते हुए ठाकुर साहब कह रहे थे, माधव, मैं अपनी जिंदगी दे भी दूं तो दयाजी सूर्य प्रताप सिंह का कर्ज नहीं उतार सकता। उनकी खातिरदारी राजाओं जैसी होनी चाहिए। उनकी खातिरदारी में अगर कोई कमी हुई तो खाल खींचने में वक्त नहीं लगेगा। नहीं मालिक, आप चिंता न करें,
माधव आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। बस क्या था, दियाजी साहब का स्वागत राजाओं जैसा करता था। जहां शिकार किया जाना था वो जगह हवेली से 10 मील दूर जंगल में था। नौकर, चाकर, बेगार, बावर्ची वहां पहले ही पहुंच गए थे। वहां कैंप लगाया जा रहा था। हवेली की धुलाई रंगाई पुताई शुरू हो गई थी। यकीन मानिए कि उस वक्त अगर किसी की मौत भी आ जाए तो कमबख्त मर नहीं सकता था। यह आलम था उस हवेली का। और ये देखते डीआईजी साहब आ गए हैं। स्वागतम स्वागतम, क्या बात है, क्या बात है डीआईजी साहब। आइए प्लीज बैठिए बैठिए। डीआईजी साहब 20 साल पहले जैसा देखा था अभी भी वैसे ही है। इधर देखिए, पूरा भूगोल बदल गया मेरा। क्या चक्कर क्या है? अरे चक्कर क्या है, सब सरकारी पैसे का कमाल है। क्या बात है, सरकारी पैसे में इतना दम होता है? मैंने सुना पेट निकल आता है। अच्छा कोई बात नहीं सर, हम भी आपके साथ कुछ दिन रहेंगे, हमारा भी कम हो जाएगा। तो क्या लगे इसकी या अच्छा कोई बात नहीं। उस रात दोनों लोग हल्का सादा भोजन करने के बाद सुबह सुबह जंगल के लिए प्लानिंग में तैयार हो गए। अब चूंकि नौकर चाकर बेगार बाबूजी तो वहां पहले ही पहुंच गए थे, इसलिए मोटर गाड़ी पे सबसे पहले ठाकुर साहब, फिर डीआईजी साहब, डोरा, जेली और माधव सवार हुए। अचानक जेली और डोरा को देखकर ठाकुर साहब ने कहा, डीआईजी साहब मैं चाहता हूं कि थोड़ा आगे बढ़ जाए। डीआईजी साहब ने कहा मैं आगे बैठ जाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, आप इन बच्चों के लिए जो मैं इधर से उधर बिठा रहे हैं, पहले यह बताइए कि डोरा हमारे साथ जंगल में चल रहा है, यह बात समझ में आती है, हमारे शिकार में मदद करेगा। ये कमबख्त जली क्यों चल रही है, ये वहां क्या करेगी? ठाकुर साहब कोई जवाब दे पाते कि डोरा पहले ही बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी सर, शी इज माय गर्लफ्रेंड, आई लव हर, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। ठाकुर साहब ने कहा सर सुन लिया, ये कमबख्त इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं कमबख्त इन दोनों के बगैर नहीं रह सकता। बस थोड़ी ही देर में सभी लोग गाड़ी में सवार हुए और जंगल की तरफ निकल गए। कुछ घंटों के सफर के बाद खूबसूरत घने जंगल के बीच बने कैंप पे सभी पहुंच ही गए। खुला मौसम, ताजी हवा, ठंडी हवा, झील, झरने, पहाड़, पर्वत आए हैं। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही। यही नजारा देखने के लिए तो डीआईजी साहब ने छुट्टियां ले ली थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ घंटों के आराम के बाद दोनों शिकारी राइफल उठाए और शिकार के लिए निकल पड़े। दोनों शिकारी दिन भर शिकार करते भैया, और रात में शिकार को अलग अलग तरीके से खाते। मसलन कभी भून के, कभी तल के, कभी उबाल के, कभी पका के। और मजा तो तब आता कि जब मीट के साथ रात में शराब का दौर चलता, और जब शराब अपने पूरे शबाब पर होती तो गीतों और शायरियों का दौर चलता। और हद तब हो जाती कि जब जली भरतनाट्यम करती और डोरा ब्रेक डांस करता। मौज मस्ती में 15 दिन बीत गए, जबकि राशन पानी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का था। माधव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक राशन पानी करीब करीब खत्म होने को है, बस आज भर का और है। हमारे जमाना ये मुझे बता रहा है राशन पानी खत्म होने का बेवकूफ। लेकिन बात को बीच में काटते हुए डीआईजी साहब ने कहा, सर क्या बात कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हो, नौकरी चली जाएगी सर, बस आज भर हो, कल सुबह रवाना। लेकिन ठाकुर साहब भाई देखिए, हमने हर तरह का शिकार किया, हर तरह का मांस खाया, मेरी एक इच्छा अधूरी लगी। कौन सी सर? सर हिरण के छोटे छोटे बच्चों का मांस क्या कमाल का होता है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं आज हिरण की छोटी सी बच्चे का मांस खाऊं। अब डीआईजी साहब के मुंह से निकली हुई बात ठाकुर साहब के लिए किसी फरमान से कम नहीं थी। निकल गए दोनों शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए। ठाकुर साहब कमबख्त आज बड़ा मनोमस्ती है, अभी तक हिरण का एक छोटा सा बच्चा भी नहीं दिखा। सर एक काम करते हैं, उधर दक्षिण दिशा में चलते हैं, क्योंकि पिछली दफा जब मैं आया था ना तो उधर दक्षिण दिशा में बहुत सारे हिरण के झुंड थे। बस दोनों शिकारी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे शाम होने आई थी,
सूर्य भगवान भी आहिस्ता आहिस्ता छिप रहे थे। सूर्य की लालिमा घने बादलों से निकलकर क्षितिज पर बिखर रही थी। अचानक मौसम बदला, बिजली चमकी, बादल गरजने लगा और थोड़ी ही देर में इंद्र देवता ने जल की धारा से पूरे जंगल को जलमग्न कर दिया। दोनों शिकारी पूरी तरह भीग गए थे, राइफल भीग गई थी, गोलियां भीग गई थी। जब तक वो अपने कैंप में पहुंचते रात के 8 बज गए। माय गॉड, बाप रे बाप, ठाकुर साहब बड़ा खतरनाक बारिश था भाई। कुछ मंगाइए, इस ठंड में तो भाई विस्की नहीं चलेगी, चाय पानी तो चलेगा नहीं। माधव, शिकार में क्या है? शिकार में क्या है माधव? शिकार में क्या है? मालिक, आटा है, तेल है, चावल है, तेल मसाला भी है। काम है, मैं राशन पानी नहीं पूछ रहा हूं कदे। शिकार में क्या है? मालिक, मैं तो आपके शिकार का इंतजार कर रहा था। डीआईजी साहब को हिरण का मांस खाना था। तू हवेली में कब से काम करता माधव? तुमसे पूछ रहा हूं, हवेली में कब से काम करता है? हमारे आने में देरी हो रही थी, बाजार जाकर कुछ मंगवा लिया होता। 10 मील दूर है, रात के अंधेरे में कैसे गाड़ी जाएगी? साले खड़ा खड़ा तो मेरा मुंह देख रहा है, मुंह देख रहा है। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? नौकर के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। आप नहीं समझते सर, ये साला नमक 5 सालों की गोली मार दो। सर रुकिए, क्या ये नौकरों के ऊपर गुस्सा उतारने से क्या हुआ? अरे सर बाप, क्या बताऊं सर, आप भी सोचेंगे एक छोटी सी मुराद मैं आपकी नहीं पूरी कर पाया। अभी भी खड़ा है, भाग जा। सर एक मिनट, राशन है, पानी है, तेल है, मसाला है, बात सिर्फ शिकार का, इसका इंतजाम हो जाएगा। नहीं होगा सर, बाजार 10 मील दूर है, गाड़ी नहीं जा सकती सर। अचानक एक दूसरे से लिपट कर सो रहे सड़ी और डोरा की तरफ देख कर डीआईजी ने कहा, सर हिरण के छोटे छोटे बच्चों का क्या मानस होता है? सर क्यों ना आज जली को ही काट दिया जाए? जान लेकर क्या करोगे, ये भी तो एक जान है, ये हमारी ही तरह इस प्रकृति की पहचान है। क्या हुआ सर? ओ आई एम सॉरी सर, दरअसल मैं हिरण के मांस खाने की लालसा में भूल गया कि ये तो आपके बच्चे हैं। कोई बात नहीं सर, डोंट वरी, मैं सोचूंगा कि हिरण का मांस मेरे नसीब में था भी। ठाकुर साहब उस वक्त लाखों विचार मंथन के दौर से गुजर रहे थे। डीआईजी साहब का एहसान, उनके द्वारा बचाई गई जान, जली ढोरा है तो आखिर में एक जानवर ही। बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं को बदलने का नाटक करते हुए बोले, नहीं सर इट्स ओके। दरअसल मैं भी सोच रहा था कि इतना बेहतरीन आइडिया मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। श्योर? पक्का? हाँ सर पक्का। माधव, मैं तलवार की धार पेश करके आता हूं। तुम दलील को खान सामा के साथ मिलकर पेड़ में उल्टा लटका दो, मैं तुरंत आया। देखा? लेकर क्या करोगे, हम भी तो एक जान है, हम तुम्हारी तरह इस प्रकृति की पहचान है। मालिक, ये क्या सुन रहा हूँ मालिक? आप जली को काटने जा रहे हैं? नहीं माधव, मैं काटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमने डीआईजी साहब को देखा, वो जली का मांस खाना चाहते हैं। मैं उनको कैसे मना करूं? उनका कर्जा है मेरे ऊपर। उन्होंने अरे अपने कर्जे के लिए धोती बच्चे की बलि चढ़वाया गया। मैं नहीं करने दूंगा। वो बच्ची है आपकी, ठंडी जाड़ा गर्मी बारिश से बचाया है मैंने पाला उसे। फरमान आपका होता था, सेवा मैं करता था, मेरी बच्ची है, मैं नहीं करने दूंगा। मैं भी नहीं चाहता माधव, मैं भी नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सिर्फ उसे जानवर समझते हैं। उसका क्या, उसका आप जाने मालिक।
मैं अपनी जली की बलि नहीं चढ़ने दूंगा मालिक, नहीं चढ़ने दूंगा। आज ठाकुर साहब को अपना पुराना वक्त याद आ रहा था। उनकी राइफल से जली की मां का मरना, जली का उस वक्त स्तनपान करना। ठाकुर साहब जब जली की मां को उठाने गए, वहां उन्होंने इस छोटी सी बच्ची को दूध पीते हुए देखा तो उनका हृदय द्रवित होगा। दया के सागर में उमड़े हुए ठाकुर साहब ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। तुझे बच्ची की तरह पालूंगा मैं, तुझे बच्ची की तरह पालूंगा, तुझे बच्ची की तरह पालूंगा, तुझे बच्ची की तरह पालूंगा मैं, तुझे बच्ची की तरह पालूंगा। नहीं माधव, मैं अपनी बच्ची को नहीं कटने दूंगा। मैं बेटी ऐसा को मना करूंगा, नहीं नहीं उन्हें दूंगा ऐसा। ठाकुर के अचानक डीआईजी साहब के हाथ में तलवार देख ठाकुर साहब की जबान उनके खिलाफ में दफन हो गई। माधव के लाख कोशिशों के बावजूद जली को काटने का फैसला किया गया। पास रह कर भी तेरे इस बात से अनजान है, मत इन्हें मारो ए मानो, ये बड़े नादान हैं। मालिक, बाप बेटी के रिश्ते पर लोगों का विश्वास उठ जाए, मत करिए ऐसा मालिक, बचा लीजिए।